नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। आज का आज मैं आपसे शेयर करूंगा वो है योग के बारे में। क्योंकि अभी 21 जून जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के लिए सभी लोग मनाते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड मनाते हैं। मैं एक आकाशवाणी के ऊपर मैं कार्यक्रम सुन रहा था, तो उसमें मैंने जो सुना वो पहले मैं बताऊंगा आपको कि शुरुआत के जो उनका जो उन्होंने आकलन किया था कि कितने लोग जुड़े हुए हैं योग के माध्यम से। तो पहले तो उनका 3 करोड़ का आंकड़ा था, बाद में वो लगभग 10 करोड़ के आसपास गया नेक्स्ट ईयर में। और उसके बाद में फिर जो लास्ट ईयर का जो आंकड़ा था वो 30 करोड़ उन्होंने बताया था कि 30 करोड़ लोग योग के माध्यम से जुड़े हुए हैं, या फिर योग करते हैं, या योग को प्राधान्य देते हैं, योग को मानते हैं और योग दिन मनाते हैं। तो जो ऑफिशियल जिनको कहते हैं कि जो आंकड़ा रहता है कि कहीं ना कहीं तो भी उनको लगता है कि ये 30 करोड़ लोग जो है पिछले साल जुड़े हैं डायरेक्टली योग से। तो आपको सभी को पता है कि योग जो है ये अभी सब पूरे वर्ल्ड में, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के जो है इंडिया देश या इंडिया कंट्री के यहाँ तक कि वो सीमित है, ऐसा नहीं है। योग जो है वो पूरा वर्ल्ड में अभी पहुँचा है। तो हमें भी हर एक व्यक्ति को ऐसा नहीं कि कुछ बीमारी है तभी कर लिए आसन, या कुछ सांस की बीमारी हुई तभी कुछ प्राणायाम कर लिया, ऐसा नहीं है। तो दैनंदिन जो क्रम जो है, जो दिनचर्या का क्रम है, ऋतुचर्या का क्रम है, रात्रिचर्या क्रम है, उसमें हमें ये योग को साथ में जोड़ना है। उसमें आप अपने हिसाब से आपके जो भी ऑफिशियल टाइम होगा या फिर आपका जो भी वर्किंग आवर होगा, उसके हिसाब से आप इसको मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, एक भूखे पेट ही रहेगा ये पूरा, मॉर्निंग का भी तो भूखे पेट ही रहेगा और इवनिंग का भी वैसे ही रहेगा। तो जितना आप हल्का इससे रहेंगे, पेट से एकदम आपका भरा हुआ पेट ना हो, शांत पेट हो, तब ये जो इसके आसन है वो अच्छे से परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो कोष्ठ शुद्धि जो है टर्म जो आती है आयुर्वेद में, योग और आयुर्वेद आपको पता ही है कि ये साथ साथ में जुड़े हुए हैं। तो आयुर्वेद में जो कोष्ठ शुद्धि है, तो रात को आपने कुछ अनुलोमन दवाइयाँ, लैक्सेटिव या परगेटिव, आपके कोष्ठ के हिसाब से, आपकी जो मोशन के हिसाब से, आपके कॉन्स्टिपेशन के हिसाब से इसको आपको रात को रखना है। उसमें आप त्रिफला का चूर्ण भी है, हरित की भी है, बाद में फिर आरगवत की जो फली की जो मज्जा रहती है उसको भी आप ले सकते हैं साथ में। और फिर बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं, सुख सारक वटी है, या फिर सुख विरेचक चूर्ण करके आता है, पाउडर आता है इसका, मीठा सा रहता है वो सुख सारक या सुख विरेचक चूर्ण। तो इसमें मधुष्टि के कारण ही मीठा रहता है। तो इस तरह से और भी आपके जो कोष्ठ के हिसाब से या कॉन्स्टिपेशन के हिसाब से ये आप दवाई को रात को लेना है गुनगुने पानी से, कि आपका ये कोष्ठ जो है या आपका पेट जो है, कोष्ठ मीन्स ये अलग टर्म आ जाती है कोष्ठ की, ये जनरल यूज़ नहीं करते। ये मेरा कहने का मतलब है कि आपका पेट साफ़ हो मॉर्निंग में, और उसके बाद में आप ये परफॉर्म करें। आपको कोई तकलीफ़ भी ना हो, जैसे कान की कोई तकलीफ़ ना हो, क्योंकि कान की तकलीफ़ में जो इसके फिजिशियन और सर्जन जो है, तो उनका ये मानना है कि आपको प्रेशर से ये जो प्राणायाम का विषय जो है, प्रेशर लगा के, जैसे आपका अगर चोक हुआ है, नेज़ल अगर आपका चोक है या फिर वो ओपन नहीं है, इजीली ओपन नहीं है, तो आपको इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। ये कानों के जिनकी तकलीफ़ है तो उसमें फिर ये कॉन्ट्रा इंडिकेट है, तो वो भी आपको समझना है। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पूरा नॉलेज रख के ये करना है। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में या फिर जोश जोश में आके आपने योग शुरू कर दिया या अलग अलग आसन शुरू कर दिए। इसके जो बहुत सारी व्याख्या अलग अलग ग्रंथों में, एक व्याख्या है योगः कर्मसु कौशल्यम। गीता में भी आया है, भगवत गीता में भी आया है, महाभारत के इसमें भी आया है, और जो अलग अलग जो ग्रंथकार है अब तक के हुए हैं सब में योग का वर्णन आया है। जो श्वासकाश में
जिनको सांस की बीमारी है, ब्रोंकियल अस्थमा की बीमारी है, उनमें योग काफ़ी अच्छा कार्य करता है। अगर इसमें जोड़ लेते हैं योग को, आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो आप ट्रीटमेंट करते रहिए। ब्रोंकियल अस्थमा में आप कोई भी पैथी यूज़ करिए, ऐसा कोई विषय नहीं है। आपको जो पैथी उचित लगे वो करिए। आयुर्वेद में बहुत अच्छे इसके रिजल्ट पाए जाते हैं। वमन विरेचन करा के अगर आप ये दवाई शुरू कर देते हैं सांस में, तो और उसमें फिर साथ साथ में प्राणायाम, तो ये अगर साथ में जुड़ जाते हैं तो बहुत अच्छा इसमें ब्रोंकियल अस्थमा में रिजल्ट आता है। अगर कोई मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर है या कोई ये कुछ ज़्यादा भारी वर्ड हो जाता है, नहीं समझ में आता हर एक को, सादी सिंपल भाषा में कहूँगा तो जॉइंट का पेन है, कोई नी जॉइंट का पेन है या फिर एंकल जॉइंट का पेन है, हिप जॉइंट का पेन है, ये पैरों के जॉइंट है पूरे, या फिर रिस्ट का पेन है, एल्बो है, या फिर शोल्डर का पेन है, तो ये सभी जो जॉइंट्स है ये मेजर जॉइंट्स हो गए, या फिर उंगलियों के ये स्मॉल जॉइंट्स हो गए। तो ये सभी जो है लार्ज जॉइंट्स रहे या स्मॉल जॉइंट्स रहे, या फिर गर्दन का दर्द रहे या कमर का दर्द रहे, उसका रीजनिंग कोई भी हो सकता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो अभी कॉमन चल रहा है, और लंबर स्पॉन्डिलोसिस, ये तो जो आपका वर्टेब्रल कॉलम जो है उसका दर्द रहे या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम रहे, तो आपको उस जो भी फिजिशियन है उनके माध्यम से और योग के जो जानकार है उनके माध्यम से उनको एक क्या कहते हो गाइडलाइन अच्छे से लेनी है। ऐसा नहीं कि किसी ने बताया कि इस तरह से योग करना है, जिनका कोई नॉलेज नहीं रहता है उनसे आप डिस्कस ना करिए। जिनका वाकई में उसमें नॉलेज है, वो जानकार है, वो प्रैक्टिस करते हैं, सिखाते हैं, उनसे आप योग करना पहले सीख के फिर आपको ये शुरुआत करनी है। मैं एक सादा सिंपल सा आपको एक रीज़न बताऊंगा कि क्यों ये करना है। जैसे गर्दन, इसमें अगर किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का अगर प्रॉब्लम है, उसमें बायलैटरल टिंगलिंग सेंसेशन आता है, नमनेस आता है, हॉटनेस रहता है, या फिर इसमें कोल्ड रहता है, एक्सट्रीमिटी कोल्ड रहती है, ये सभी जो है कहीं ना कहीं तो भी नस दबने का, जिसको कहते हैं कि वहाँ से निकलने वाले जो वर्टेब्रल कॉलम से निकलने वाले जो नसें रहती है उसमें प्रेशर आने के कारण में ये बना रहता है, ये सभी लक्षण बने रहते हैं। उनमें गर्दन का दर्द भी रहता है, जो हेड का जो पोस्टीरियर पार्ट है इसमें भी दर्द रहता है, जो और फिर ये शोल्डर में भी दर्द रहता है, हाथों में भी दर्द आता है उनका, ये रेडिएटिंग पेन रहता है। हम सिर्फ सिंगल इसमें डिसीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, तो उसमें ये जो राउंड का जो रहता है, ये गर्दन को राउंड घुमाना, जिस तरह से मैं बताऊंगा आपको करके, ये वाला ये बिल्कुल परफॉर्म नहीं करना है। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है उनमें ये टोटल गर्दन को घुमाना नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। क्या कर सकते हैं उसमें, एक तो आप इसको इस साइड में लगा के कर दो पूरा, या फिर अपोजिट साइड में, या फिर आगे में या पीछे में, या फिर इसको प्रेशर लगा रहा हूँ, हेड को मैं आगे लेके जा रहा हूँ, हाथ से मैं इसको पीछे ढक रहा हूँ इस तरह से, या फिर इसको भी, ये भी और ये भी, ये परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन गोल घुमाने वाला नहीं करना है। तो ये फिर उसमें कॉन्ट्राइंडिकेट है, ये नहीं करना है आपको। तो ये छोटे मोटे कुछ बातें रहती है, ये समझना चाहिए कि हमें डिसीज़ क्या है और किस डिसीज़ के लिए किस तरह का आसन योगासन हम परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आगे कहीं पे आपने टेलीविज़न पे देख लिए या कोई आपने वीडियो एक आधा देख लिए, चला के देख लिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रहे या फिर कोई बुक्स रहे, उसमें नहीं, आपको प्रॉपर व्यक्ति के पास में जाके, जिनको नॉलेज है, जिनका उसमें पूरा पढ़ाई हुई है, उनके पास जाके आपको आपके डिसीज़ के हिसाब से योग कर सकते हैं या उनसे जाके जानकारी ले सकते हैं। अगर कोई तकलीफ नहीं शरीर में तो आप परफॉर्म करिए, कोई भी आसन आप परफॉर्म करिए। अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग है। 8 तरह के योग है। इसमें यम में फिर अलग 5 तरह के आते हैं, नियम में 5 तरह के आते हैं, जिसको कहते हैं कि अस्तेय में चोरी ना करना। तो ये इस तरह से अलग अलग तरह के यम नियम 5 है। और फिर आसन भी अलग अलग ग्रंथों में वर्णित है, आसन है। प्राणायाम का भी वर्णित है, पूरक कुंभक रेचक, ये 3 तरह के रहते हैं। इसको ले लिए पूरक, रुका के रख दिए कुंभक, सांस को छोड़ दिए रेचक, पूरक कुंभक रेचक। इसका भी रेशो रहता है कि कितना
समय तक, कितना सेकंड तक पूरक करना है, कुंभक कितना समय तक करना है और रेचक कितना समय तक करना है। अलग अलग तरह के शीतकारी प्राणायाम है, कुंभ जो जिसको कहते हैं उज्जैनी प्राणायाम है, ये भी रहता है, बंध भी रहता है इसमें, उद्यान बंध। तो ये अलग अलग इसमें टॉपिक है, इसको अलग से पढ़ के आप समझ सकते हैं। और आज का मेरा यही जो मैं ये आपसे शेयर जो कर रहा हूँ, ये मेरा करने का यही उद्देश्य था कि आपको प्रॉपर वे से उसको समझना है, आपको सीखना है, योग को सीखना है, अच्छे व्यक्ति के पास से सीखना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने कर लिए तो वो आपको हानिकारक होगा। इसीलिए मेरा ये शेयर करने का आज का विषय है ये, कि मैं आपसे वही शेयर करूं कि सभी को उसका सा लाभ मिले। हर एक डिसीज़ में अलग अलग है, क्योंकि माइग्रेन में अलग तरह से रहेगा। माइग्रेन की किसी को तकलीफ़ है तो, घुटनों की तकलीफ़ है तो उसमें फिर जो आसन है उसका जो एक्सरसाइज है वो अलग रहेगी। गर्दन कमर का दर्द उसके हिसाब से रहेगा। जिनको ब्रोंकियल अस्थमा है उसमें फिर अलग तरह से रहेगा। तो ये अलग अलग तरह से आप योगासन का विषय रहेगा, किसमें मयूरासन किस में करना है, पाचन में क्या करना है, वज्रासन में कब बैठना है। ये हर एक का एक टाइम फिक्स है, भोजन के बाद में ही आपको वज्रासन में बैठना है, टाइम फिक्स है उसका। ऐसा ना कि कभी भी मन कर दिया बैठ दिया, ऐसा भी नहीं। टाइम भी, समय भी फिक्स है, दिन में कौन से घड़ी में उसको बैठना है और कितने समय तक बैठना है, सब में। इसलिए उसको आप अपने शरीर के हिसाब से, क्योंकि अर्ध शक्ति व्यायाम करके आया है आयुर्वेद में, जो व्यायाम का भी है, अगर इसको अगर देखेंगे तो व्यायाम अर्धशक्ति में आया है कि आपकी जो शारीरिक जो बल है उसके आधे में करना है इसको। तो ये भी है, जितना आप पसीना थोड़ा बहुत आ जाए, आपको चेस्ट पे पसीना आ जाए, एक्सेल रीजन में पसीना आ जाए, थोड़ी सी सांस बढ़ने लगे तो आपको रुक जाना है। तो इस तरह से व्यायाम के बारे में बताया गया है। तो उसमें भी अलग अलग तरह का है विषय है ये व्यायाम का भी। तो ये सभी आपको समझ के आप इसको परफॉर्म कीजिए, और इसका योग का प्रॉपर व्यक्ति के पास में जाके, प्रॉपर जो इसके सिखाने वाले हैं उनके पास जाके इसको आप परफॉर्म कीजिए। उनको आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, किसके क्या कारण से आप योग करना चाह रहे हैं। नॉर्मल व्यक्ति है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, लेकिन डिसीज़ अगर व्यक्ति है, किसी को कुछ बीमारी है और वो व्यक्ति अगर योग करना चाहता है तो उसमें जानकार व्यक्ति के पास में जाके, जो उसमें तज्ञ व्यक्ति है उनके पास जाके आपको ये योग सीख के फिर उस तरह से परफॉर्म करना है, ताकि वो आपके हेल्थ के लिए, आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए वो कारगर साबित हो, अच्छा साबित हो, उसका कोई निगेटिविटी आप में ना रहे। इसीलिए ये मेरा शेयरिंग का था आज का। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपको सब्सक्राइब के कोई चार्ज नहीं आ रहते हैं, सिर्फ आपको मेरा आने वाले जो वीडियो है, मैं जो भी वीडियो अपलोड करता है उसका नोटिफिकेशन आपको सिर्फ मिलता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको आपके फ्रेंड्स सर्कल में इसको पहुंचाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद, जय योगा।